सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए और इन फैसलों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ है विजय क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे, ये बहुत जो अहम फैसले लिए हैं रेलवे सेक्टर के एक्सपेंशन को लेकर, शिप बिल्डिंग को लेकर, हमारे मेडिकल सेक्टर के एक्सपेंशन को लेकर, अगर हम एक एक करके इन फैसलों पर नजर डालें तो सबसे पहले अगर हम 4 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की जो बात की है, बिहार में 4 लेन साहेबगंज आरेराज बेतिया सेक्शन बनाने की जो बात की है, ये कितना इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है रेलवे सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए और उत्तर बिहार के जो इलाके है उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए? ये काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर से बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं कि जिनकी कनेक्टिविटी जो है, सड़क मार्ग उसकी बहुत ज्यादा सीमाएं हैं, रेल मार्ग जो है उसमें भी बहुत सारे विकास की जरूरत है। तो आज का ये जो फैसला है उसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं। जो पहला आप जो चर्चा कर रही हैं वो है साहिबगंज से बेतिया तक की 4 लेन का नया रेल का नेटवर्क विकास करने का फैसला हुआ है, जो पटना को साहेबगंज से फिर अरेराज और बेतिया तक जोड़ने वाली ये 4 लेन रेलवे लाइन है। और ये वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण होते हुए ये नेपाल की सीमा के साथ साथ वाले इलाके को कनेक्टिविटी देने वाली है। जो मुझे लगता है कि जो खासतौर से ऐसे जो इलाके हैं बिहार के जिनको अपने विकास के लिए जो कनेक्टिविटी की जरूरत है, ये उस जरूरत को काफी अच्छी तरह पूरा करेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर जो अभी तक डिटेल्स आई हैं उसके हिसाब से ये जो रास्ता अभी तक आमतौर पर सड़क से जो कवर होता था, भले वो इंडस्ट्रियल सामान को लाने ले जाने की हो या लोगों के आने जाने की हो, वो कम से कम 2.5 घंटे का रास्ता अगर सब कुछ अच्छा हो तो है। लेकिन ये रेलवे लाइन 4 लेन की लाइन के बन जाने से लोगों की आवाजाही के लिए बहुत आसानी होगी। पूरा रास्ता कुल मिलाकर 1 घंटे का रह जाएगा और उसके अलावा जो सामग्री है इंडस्ट्री के लिए, व्यापार के लिए, लोगों के अपने इस्तेमाल की, उसकी मूवमेंट का रास्ता जो है वो बहुत आसान रहने वाला है। और इस प्रोजेक्ट पर जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 78 किलोमीटर के करीब है, थोड़ी सी ज्यादा है उससे, तो इस पर 3,822 करोड़ रुपए की ये योजना है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस निर्माण से बाद में तो लाभ जो होगा ही होगा, लेकिन निर्माण कार्य में उस दौरान कम से कम 14 लाख जो दैनिक रोजगार हैं, जो मैन डेज जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो मिलेंगे। और इसके अलावा जो इनडायरेक्ट रोजगार है वो भी तकरीबन 17.5 लाख मैन डेज की उम्मीद की जा रही है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये वाला जो योजना है इसका बिहार में काफी स्वागत होगा। इससे पहले कि हम इसके बारे में और बात करें, आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या बताया इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। नॉर्थ बिहार में साहिबगंज बेतिया सेक्शन हाईवे का ये 79 किलोमीटर का है। 3,822 करोड़ रुपीस के बनने से 4 लेनिंग इसका किया जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप नक्शे पे अगर देखो तो नॉर्थ बिहार में बेतिया, मोतिहारी, साहिबगंज वाला ये जो पूरा सेक्शन है, इसको कंप्लीट कनेक्टिविटी फिर पटना तक 4 लेनिंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी हमेशा कहा है कि जो जितना पिछड़ा उतनी अधिक प्राथमिकता सरकार उनको देगी और केंद्र सरकार जो राज्य सरकार के साथ मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि दूर दराज के इलाके आपस में जुड़ पाए, वहां तक कनेक्टिविटी पहुंचे। और जैसा आपने भी कहा था कि ये व्यापारियों के लिए भी लाभदायक है। साथ ही साथ आपको लगता है कि रूरल पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर है, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको अपनी जो उत्पाद है उसको बाजार तक पहुंचाना, इस सब में भी सारे ही जो सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, उनको फायदा होगा। बिल्कुल, ये हर हालत में होने वाला है। और खासियत ये है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे आपने शुरू में कहा था, एक और प्रोजेक्ट भी है बिहार के लिए जो रेलवे लाइन का ही है वो। और ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वहाँ के जो इंडस्ट्रियल जिसको कहें औद्योगिक विकास के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और लोगों की आवाजाही के लिए तो होंगे ही होंगे। ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है बख्तियारपुर से राजगीर होते हुए तिलैया की जो रेल लाइन है उसको दोहरा किया जा रहा है
और 104 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है, तो 2192 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की एक खासियत ये है कि जो लोगों का अपना मूवमेंट है और जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल जो है इस इलाके में, जो उसके लिए तो ये इस्तेमाल इसका होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो दूसरी रेलवे लाइन है, ये बख्तियारपुर से तिलैया तक की जो रेल लाइन है, ये बौद्ध जो पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन, बिहार के लिए जो बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रोजगार और आमदनी का एक सोर्स और बन सकता है। पहले भी है, लेकिन उसका को बहुत ज्यादा अभी जो उसकी सीमाएं हैं, उतनी सीमाओं तक कहीं हम सोच भी नहीं पाए कि उसका कितना लाभ हो सकता है। तो ये जो रेलवे लाइन है, ये वहाँ राजगीर है, नालंदा है, पवनपुरी है, ये सारे जो तीर्थ स्थान है, ये इनको जोड़ती है। और आपने गांव की बात कही, तो ये जो दूसरी लाइन है, उस लाइन के आसपास इस वक्त 1434 गांव है जिनको ये लाभ होगा, और उन गांव की जो जनसंख्या है वो 13 लाख से ज्यादा है। तो कुल मिला के जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहा करते हैं कि जो अगर सड़क कहीं पहुंच जाए, रेल लाइन पहुंच जाए, तो फिर विकास अपने आप पीछे भागता हुआ जाता है उन इलाकों में। तो ये आर्थिक विकास के लिए भी बहुत बड़ी, मुझे लगता है, ये दोनों रेल योजनाएं सिद्ध होने जा रही। और लॉजिस्टिक्स के लिए और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए ही एक और जो बहुत अहम फैसला आज लिया गया, शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम फाइनेंसिंग के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और भारत में शिप बिल्डिंग को जो मजबूती देने की बात की गई है, इसके बारे में बताएं, ये कितना महत्वपूर्ण है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। ये वाला प्रोजेक्ट, ये भी फैसला बहुत रोचक है, क्योंकि अभी तक हम भले ही भारत का जो समुद्री सीमा है दुनिया के सबसे ज्यादा लंबी सीमाओं में से है, और इतना बड़ा समुद्र है, उस समुद्र का हम कभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए। और अब जो ये योजना है, उस दिशा में समुद्री हमारे जो स्रोत हैं, संभावनाएं हैं, उनको आगे विकसित करने के लिए जो पहले से योजना चल रही है, उसको और नया गति देने वाला है। इसमें जहाज निर्माण के लिए और जो समुद्र संबंधी आधारभूत ढांचा है उसको बढ़ाने के लिए, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के करीब का ये जो नया फैसला है, ये काफी मुझे लगता है मदद देने वाला है। इसमें जो शिप बिल्डिंग, मतलब जहाजों के निर्माण के लिए जो सहयोग सरकार देगी निर्माताओं कंपनियों को, और वो 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसी तरह जो समुद्री आधारभूत ढांचा है, उसके विकास के लिए जो विकास का फंड है, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और इसी तरह इसके शिप बिल्डिंग में, जहाज निर्माण में जो पूंजी की जरूरत पड़ती है, तो पूंजी लगाने के लिए जो सहयोग है, पूंजी का सहयोग, वो भी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया है। इस योजना से हमें लगता है जो भारत एक जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री व्यवस्था थी, जिसके कारण भारत का जो दुनिया के पूरे व्यापार में हिस्सा 1/4 था, वो जहाजरानी की वजह से था। तो अब जो है ध्यान दिया जा रहा है कि भारत, अगर उस समय जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और भारत जहाजरानी का इस्तेमाल करके और चोटी पर दुनिया में पहुंचा हुआ था, तो आज क्यों नहीं हो सकता। तो ये जो इस बार प्रयास हो रहे हैं, वो मुझे लगता है उस दिशा में है। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की बात करी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करी, उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है। टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़ रुपीस। इट्स अ 10-year प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग। उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होते हैं। शिप बिल्डिंग चालू हुई, इंजन मेकिंग चालू होता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं। और उन्होंने शिप ब्रेकिंग की भी बात की। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये पूरा पैकेज है। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 11 सालों में किस तरह की प्रगति की है हमारे शिप मैरीटाइम सेक्टर ने। ये जो पिछले 11 साल में जो हुआ है, वो तो हम सब देख ही पा रहे हैं। अब मुझे लगता है सरकार का ये जो फैसला है, अब उसी विकास को अगले चरण में लेके जा रहा है। अगर देखा जाए, ये जो 70,000 करोड़ रुपए की आज बात हुई है इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें उम्मीद की जा रही है कि 45 लाख टन का जो टनेज जिसको कहते हैं कि जहाज की जो क्षमता होती है, वो 45 लाख टन की वृद्धि होने जा रही है। और इसकी वजह से जितने भी निर्माण कार्य होंगे, विकास कार्य होंगे, उनमें 30 लाख के करीब जॉब्स के पैदा होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। और इसके साथ साथ फिर जब इस तरह का काम शुरू होता है, तो नई इन्वेस्टमेंट भी आती है, जो जिसके लिए सरकार
ने समझिए कि बीज डाल दिया अपना ये जो 70 लाख करोड़ रुपए का। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जो भारत की या विदेश की दूसरी कंपनियां हैं जब ये काम होते हुए देखेंगी तो उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर कई गुना आता है। और उम्मीद की जा रही है कि ये जो प्रयास हैं आने वाले कुछ साल में भारत को फिर से एक जिसको जहाज रानी का सिरमौर कहते हैं वो बनने में सहायता करने वाले हैं। और एक और एरिया है जहां पर सरकार ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा बल मिले, और उस संदर्भ में आज जो मेडिकल एजुकेशन की कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई है, आइए उसके बारे में सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा। 75,000 एडिशनल मेडिकल एजुकेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प जो लिया था कि 75,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स 5 साल में क्रिएट करेंगे भारत में। तो आज 5,000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस का आउटले होगा। ओवरऑल बेटर हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना और एआई का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन। ये कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है विजय क्रांति जी, जो हेल्थ सेक्टर पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ये एक फैसला लिया गया है? देखिए, भारत जैसा देश जिसमें जनसंख्या बहुत बड़ी है तो चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत जो है वो आने वाले वर्षों में उसके बढ़ने की न सिर्फ संभावना है, उसकी जरूरत है। तो आज का ये जो फैसला है 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाने का, इसमें मेडिकल कॉलेजेस, नए कॉलेज और पुरानों का विस्तार होगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उनके विकास में, उनके विस्तार में, सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके लिए ये जो पैसा है इसमें जो केंद्र सरकार जो है इस 15,000 करोड़ में से 10,300 करीब करोड़ रुपया केंद्र सरकार लगाने वाली है और राज्य सरकारें जो है वो तकरीबन 4,500 करोड़ रुपया लगाने वाली हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इस वक्त उनकी सीटें बढ़ेंगी। जैसे मंत्री जी ने कहा कि नए डॉक्टर जो हैं वो उनको तैयार कराएंगे, जो नई मेडिकल सेवाएं और स्पेशलिस्ट पैदा होंगे इस विस्तार से, वो यकीनन जो हमारे मौजूदा हॉस्पिटल हैं, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इसके चिकित्सा से जुड़े हुए, उन सब का स्तर बढ़ने की उम्मीद की जानी चाहिए। और अंत में जब ये बढ़ती हैं तो नागरिकों को जो चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं यकीनन उम्मीद की जानी चाहिए कि उसमें सुधार होगा। ये विजय क्रांति जी, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि बिहार में रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही अहम फैसले आज आए हैं, उसके साथ ही जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की भी बात की गई है। सुनते हैं ये क्या फैसला है। तीसरा फैसला आज लिया गया, रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 78 डेज का 1,866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। विजय जी, कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? ये रेल कर्मचारी जो हैं ये एक बहुत अच्छी जो नई परंपरा शुरू हुई है कि रेलवे पहले जानी जाती थी हड़तालों के लिए और अशांति बहुत रहती थी, कई बरस तक रही, कई कारणों से रही, जिसके कारण जो भारतीय रेल है उसका जो विकास जिस गति से होना चाहिए था, जिस स्तर तक जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले कुछ साल में वो परिवर्तन आ रहा है। तो जो रेल कर्मचारियों को बोनस मिला है उसके पीछे एक कारण ये है कि पिछले एक साल में 161 करोड़ टन से ज्यादा का कार्गो जो है माल की ढुलाई की गई, जो एक बहुत बढ़िया रेलवे के लिए उपलब्धि है। और इसी तरह 7 अरब से ज्यादा यानी 730 करोड़ जो यात्री हैं उनको एक साल के बीच रेल सुविधाएं, यात्रा की सुविधा मिली। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या में रेल सुविधाएं यात्रियों को मिली होंगी। तो मेरा ख्याल ये जो इनाम मिलना चाहिए था रेल कर्मचारियों को वो बड़ा सही समय पर है और दशहरे पर, नवरात्रि पर आया है। तो उनके लिए ये एक अच्छा त्योहार मनाने का और देश के लिए उनको धन्यवाद कहने का ये एक अच्छा फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आज के फैसलों पर जो हमारे आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की तरफ जा रहे हैं। जी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। सुर्खियों में